वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पॉइंट्स के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। आइए। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डी कॉन्स्ट्रक्शन इज, तो आपको बता दें ओरिजिनेटर और नेमर मतलब नाम रखने वाले, और इसके उत्पत्ति कर्ता कौन है, तो जैकस एंड डेरिडा के बारे में हम लोग जानते हैं। और टर्म है डी कॉन्स्ट्रक्शन। ये TGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉरलिटी प्लेज वे रिटेन इन, यानी मॉरलिटी जो प्लेज होते हैं वो कब लिखे गए हैं, तो 15th एंड 16th सेंचुरी में। ये TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रा, तो कह रहे हैं कि वर्स लिब्रा का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बता दें फ्री वर्स भी उसे बोल सकते हैं या ओपन वर्स भी बोला जाता है। यानी फ्री वर्स, ओपन वर्स या वर्स लिब्रा, ये तीनों एक ही नाम है। PGT 2004 और 5 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, तो कह रहा है लगभग इंग्लिश पोइट्री जो है डोमिनेटेड बाय, तो किसके वर्चस्व के अंदर रही है, तो वह एम्बिक पेंटामीटर। एक्चुअली जितने भी मॉडर्न इंग्लिश पोइट्रीज है ना, वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं। ठीक है, हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ काइंड ऑफ पोइट्री दैट फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इज सेड टू बी, तो आपको बता दें 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अमेरिका और इंग्लैंड में एक ऐसी पोइट्री का फ्लोरिस्ट हुआ, ठीक है, जिसे हम इमेजिज्म बोलते हैं। इमेजिज्म का मतलब होता है फ्रेंड्स, ऐसे जो सिंपल लैंग्वेजेस जो इमेजेस के साथ शामिल हो, वो इमेजिज्म कहलाता है, ध्यान रखिएगा। यानी सिंपल लैंग्वेज फोकस करता है स्पेशली सिंपल लैंग्वेज पर, और विथ इमेजेस के साथ रहता है, वो इमेजिज्म कहलाता है। और ये 20th सेंचुरी के दौरान, यानी यह शुरुआत के दौरान इंग्लैंड और अमेरिका में दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईच सेपरेट सीट ऑफ पेपर इन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेजेस इज नॉन एज, तो आपको बता दें इसे लीफ कहते हैं, जिसे हम पन्ना बोलते हैं ना, तो यानी 2 पेजेस होते हैं, दोनों जो पृष्ठ होता है 2 पेज होते हैं, और उस पेज को हम 2 पेजेस को हम क्या बोलते हैं, एक पन्ना बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लीफ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी ईच सेपरेट सीट ऑफ पेपर इन बुक कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेजेस, यानी 2 पेजेस होते हैं, एक इस साइड एक उस साइड, तो ध्यान रखिएगा उसको हम लीफ बोलते हैं। हम लोग उसे हिंदी में पन्ना बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में लीफ कहते हैं। 2 पेजेस इज नोन एज लीफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ कैरेक्टर ऑफ 2 और मोर लेटर्स ज्वाइन टुगेदर, कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक जो लेटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ईच इज वन पीस इज नन, और उसका जो एक हिस्सा है ना, वो लैमरिक कहलाता है। ठीक है, यानी 2 ऐसे लेटर्स हों जो एक दूसरे के साथ जुड़े हों, और उसमें से एक जो लेटर है उसे हम लैमरिक कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको बता दें, लैमरिक एक 5 लाइन का पोयम भी होता है। ठीक है, 5 लाइन का पोयम भी होता है। ठीक है, लैमरिक, ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ लिटरेरी मैन अ राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स इज लिटरेट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिटरेट कहलाता है। यानी जो साहित्यिक वर्क को लिखने का काम करता है, या उसे लिटरेरी मैन बोलते हैं, या राइटर बोलते हैं, या पोएट बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में उसे लिटरेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रैगिक हीरो इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि एक ट्रैगिक हीरो का जो भाग्य का रिवर्सल हो रहा है, यानी भाग्य उसके पीछे की ओर दौड़ रहा है, उसे हम इंग्लिश लिटरेरी टर्म में पेरिपेसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं भाग्य का पीछे होना। TGT 2013 का क्वेश्चन है। ट्रैगिक हीरो का जो भाग्य होता है वो रिवर्स हो जाता है, उसे इंग्लिश साहित्य में हम पेरिपेसिया के नाम से जानते हैं। द थीम ऑफ प्रोलेटियन नॉवेल, तो आपको बता दें प्रोलेटेरियन नॉवेल का जो थीम होता है वो वर्किंग क्लास से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। TGT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। द यूज ऑफ वर्ड्स विथ ह्यूमर्स सटारिकल इंटेंशन, यानी कह रहा है कि कुछ शब्दों का हास्यास्पद प्रयोग, सो दैट ताकि द मीनिंग इज डायरेक्ट अपोजिट टू व्हाट इज एक्चुअली सेड नन एज, तो कह रहा है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ना, उसका अपोजिट मीनिंग उसके ऊपर बढ़े, तो वो आयरनी कहलाता है, जिसे हम हिंदी में व्यंग कह सकते हैं। ठीक है, ताना बुनना या ताना मारना या व्यंग करना, वो आयरनी कहलाता है। ठीक है,
हास्यास्पद सैटारिकल इंटेंशन होता है ताकि जो मीनिंग हम बोल रहे हैं ना उसका अपोजिट उसके ऊपर प्रभाव पड़े, दैट इज कॉल्ड आयरनी। और डोलफुल, डोलफुल मतलब होता है उदास। कंप्लेंट, अ पेसिमिस्टिक लेमेंटेशन इन द ओल्ड टेस्टामेंट इज सेड टू बी जेरमेंट। जेरमिएंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको बता दें, नालिस होता है ना, नालिस नहीं कहते हैं, नालिस आया है, या शिकायत कह सकते हैं, नालिस या शिकायत कह सकते हैं। एक डोलफुल कंप्लेंट, डोलफुल कंप्लेंट का मतलब एक उदासी वाला शिकायत को हम नालिस बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में जेरमिएट बोलते हैं, जेरमिएट, ठीक है। अ स्टाइल कंसीडर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूज़पेपर राइटिंग इज नन एज, तो कह रहा है एक ऐसा स्टाइल जो जाना जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूज़पेपर, जो एक न्यूज़पेपर की विशेषता के रूप में देखा जाता है, वह लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो जोरकेलियर बोलते हैं। जोरकेलियर का मतलब होता है पत्रिका, ठीक है, पत्रिका। इंग्लिश साहित्य में पत्रिका को हम क्या बोलते हैं, जोरकेलियर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट है अर्ली वर्क प्रोड्यूस बाय द एथर और आर्टिस्ट व्हेन दे वर यंग इज नन एज जुवेनेलिया। तो कह रहे हैं कि ये जुवेनेलिया का मतलब आपको बता दें, यंग कह सकते हैं या यूथ कह सकते हैं, साथ ही साथ आपको किशोर भी कह सकते हैं। जो किशोर लड़के या लड़कियां होते हैं वो स्टार्टिंग में जो वर्क उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना, और उन ग्रुप को यानी जो यंग रहते हैं उनके ग्रुप को जुवेनेलिया बोलते हैं, किशोर कह सकते हैं या यूथ कह सकते हैं, यंग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए पीस ऑफ सटायर आइदर इन प्रोज और वर्स, कह रहे हैं कि एक सटायर का जो पीस है, चाहे वो प्रोज में हो या वर्स में हो, मेनली पर्सनल अटैक इज़ नन एज लैम्पून। तो कह रहा है कि लैम्पून का मतलब आपको बता दें, ये निंदा लेख होता है, किसी के लिए पर्सनल अटैक कर देना, किसी के ऊपर कुछ निंदा कर लेना, कुछ उनके भद्दा बुरा उनके बारे में बोल देना, दैट इज़ कॉल्ड लैम्पून इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। लैम्पून बोलते हैं जिसे हम हिंदी में निंदा लेख कह सकते हैं, ठीक है, निंदा लेख। वो चाहे प्रोज में भी हो सकता है और वर्ड्स में भी हो सकता है। मेनली पर्सनल अटैक होता है कि हम व्यक्तिगत किसी के ऊपर धावा बोल दें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैम्पून। नेक्स्ट बढ़ते हैं एन अटैक बाय माउथ अपॉन सम पर्सन। अब देखिए ये भी एक अटैक ही है, मुंह से बोला गया। कह रहे हैं कि सम पर्सन्स आर वर्क एंड अ बीटर एंड वायलेंट क्रिटिसिज्म रेफर्स टू दैट ट्राइब। तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी के वर्क के ऊपर बहुत ही कड़वाहट या हिंसात्मक क्रिटिसिज्म करना दैट ट्राइब कहलाता है। और दैट ट्राइब का मतलब होता है अभियोग भाषण, क्या बोलते हैं, अभियोग भाषण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एजुअली अ वन एक्ट प्ले गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम बिफोर द दैट मेन प्लेज इज कॉल्ड। तो बता दें इसे कर्टन रेजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्टन रेजर बोलते हैं, कि यानी मुख्य जो प्ले होता है ना उससे पहले एक छोटा सा प्ले, वन एक्ट प्ले दिखाया जाता है, उसे ही अ कर्टन रेजर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लास्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, ध्यान रखिएगा, न्यू टेस्टामेंट मतलब बाइबल की बात कर रहा है, उसकी लास्ट बुक कंटेनिंग द रिवलेशन ऑफ मेड ऑफ सेंट जॉन्स ऑन द आइलैंड ऑफ पैटमॉस। देखिएगा, द सेंट जॉन ऑन द आइलैंड ऑफ पैटमॉस इज़ नन। तो आपको बता दें एपोकालिप्स कहलाता है, एपोकालिप्स कहलाता है, जिसे हम अगर हिंदी की बात करते हैं तो उसे सर्वनाश कहते हैं, ठीक है, सर्वनाश कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनालॉग इज नन एज। तो एनालॉग जो होता है ए वर्ड और थिंग विच इज़ सिमिलर टू अनदर, एक ऐसा चीज़ या शब्द जो दूसरे से एकदम मिलता जुलता हो, दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग, ठीक है, एनालॉग। एनालॉग आप तर्क शक्ति परीक्षण में देखे होंगे, एनालॉग अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, सेम टू सेम होता है। द रिडिकुलस मिसयूज ऑफ द वर्ड्स इन ए स्पीच या राइटिंग बाई रिप्लेसिंग वन वर्ड फॉर अनदर सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, उसे मालाप्रोपिज्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक ऐसा हास्यास्पद शब्दों का प्रयोग स्पीच में हो या राइटिंग में हो, एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग लेकिन उसका अर्थ बदल दे, वो मालाप्रोपिज्म कहलाता है। अगर हिंदी की बात करते हैं हम तो हास्यास्पद गलती कह सकते हैं, क्या होता है, हास्यास्पद पद गलती कहते हैं इसे, ठीक है, मजाकिया तौर पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ कोटेशन प्लेस्ड बिफोर अ बुक और चैप्टर्स एज मोटो इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि एक ऐसा कोटेशन
किसी किताब या चैप्टर से पहले एक मोटो के रूप में लिखा जाता है, उसे एपिग्राफ बोलते हैं। और एपिग्राफ को हम प्रस्तावना लेख के नाम से भी जानते हैं, प्रस्तावना लेख के नाम से जानते हैं, भी ध्यान रखिएगा। एपिग्राफ बोलते हैं यानी किसी बुक या चैप्टर से पहले जो मोटो दिया जाता है उसे एपिग्राफ बोलते हैं। कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट इज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पोएम और इसके रिजल्ट के बीच में जो कन्फ्यूजन होता है उसे ही हम द अफेक्टिव फैलेसी के नाम से जानते हैं। लिसन वंस अगेन, कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट इज नोन एज द अफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ फ्रेज और स्टेटमेंट यील्डिंग सेंस इन मोर देन वन वे इज नोन एज एम्फीबॉली। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा फ्रेज या स्टेटमेंट जो किसी अर्थ को बढ़ाता है एक रास्ते से, मतलब एक दूसरे तरीके से, तो कहलाता है एम्फीबोली। और एम्फीबोली का मतलब होता है दो तरीके से। क्या? दो तरीके से, यानी एक तरीका तो आपको पता है, लेकिन दूसरे तरीके से उसके अर्थ को या स्टेटमेंट को, उसके अर्थ को बढ़ाता है, तो वो दो तरीका से हो सकता है। एम्फीबोली भी होता है, एम्फीबियन मतलब आप उभयचर जानते हैं, उभयचर भी होता है हिंदी में। डेस्टोपिया की बात करते हैं। डेस्टोपिया इम्प्लाइज अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी एक ऐसा संसार जो काल्पनिक संसार हो जहाँ अनप्लीजेंट हो, यानी बिल्कुल आराम राज्य न हो, वहाँ हम डिस्टोपिया बोलते हैं। ये TGT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। एन एरर इन क्रोनोलॉजी प्लेसिंग एन इवेंट इट्स रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइम इज नॉन एज, तो क्रोनोनिज्म बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि जो क्रोनिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं ना, किसी इवेंट के बारे में हम बता रहे हैं, मान लीजिए अगर हम कोई भी 1556 में पानीपत का अगर युद्ध हुआ है, 1556 में ये दूसरा युद्ध, और मैं यहाँ 1556 के स्थान में 1526 कर दूँ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो क्रोनिकल ऑर्डर है ना, उसमें एक स्थान को दूसरे स्थान पर जगह पर कुछ लिख देते हैं, तो वो एनाक्रोनिज्म बोला जाता है। और हिंदी की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कालभ्रम जिसे कहते हैं। ठीक है, काल भ्रम कहते हैं। अगर पानीपत के युद्ध की हम बात करते हैं तो मान लीजिए 1526 में हुआ था, एक 1556 में हुआ था, दूसरा 1761 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें इधर उधर कर देते हैं तो वो कालभ्रम कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश लिटरेचर में एनाक्रोनिज्म बोला गया है या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लासिसिज्म के बारे में करते हैं। एक ऐसा टर्म एडरेंस टू द क्लासिकल प्रिंसिपल एंड ग्रीक एंड लैटिन इन टेस्ट आर्ट एंड लिटरेचर स्कॉलरशिप। तो कह रहे हैं कि क्लासिसिज्म एक ऐसा टर्म है जो एडरेंस का मतलब होता है जाना जाता है, एडरेंस का मतलब एक अनुपालन के रूप में जाना जाता है, क्लासिकल प्रिंसिपल और ग्रीक एंड लैटिन इन टेस्ट आर्ट एंड लिटरेचर। तो आर्ट एंड लिटरेचर में जो ग्रीक और लैटिन टेस्ट दिखाया जाता है उसे हम क्लासिसिज्म कहते हैं। अ पोलाइट एंड एलिगेंट लिटरेचर, देखिए पोलाइट और एलिगेंट, पोलाइट मतलब विनम्र होता है, एलिगेंट मतलब बहुत ही बेहतर होता है। लिटरेचर इज टर्म एज बेल्स लेटर, और बेल्स लेटर्स का मतलब हम कह सकते हैं सुंदर पत्र लिख सकते हैं, सुंदर पत्र, या सुंदर साहित्य भी बोल सकते हैं, सुंदर साहित्य बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अ पोलाइट एंड एलिगेंट लिटरेचर इज टर्म एज बेल्स लेटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। द रिदम इन पोइट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस एंड स्ट्रेस्ड वर्ड्स, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्डेंस कहते हैं। यानी कह रहे हैं कि कोई रिदम हो, चाहे पोइट्री में हो चाहे प्रोज में हो, और वह स्ट्रेस या अनस्ट्रेस वर्ड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे कॉन्डेंस बोलते हैं। हिंदी की बात करते हैं तो इसमें को ताल बोलते हैं। ठीक है, ताल, सूर्य ताल, सॉरी। एग्जिग्रेशन इज रिलेटेड टू, तो कह रहे हैं कि एग्जिग्रेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति। ये किससे संबंधित है? तो अतिशयोक्ति जो संबंधित है फ्रेंड्स वो है चौविनिज्म से, और चौविनिज्म का मतलब होता है अंधराष्ट्रीयता, अंधराष्ट्रीयता बोलते हैं। ठीक है, अंधराष्ट्रीयता बोलते हैं। और एग्जैगरेशन का मतलब अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति जिसे बढ़ा चढ़ा करके बहुत ही बोला जाए, चौविनिज्म बोलेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू यूज समवन एल्स थॉट आइडियाज एंड राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। देखिए कह रहा है कि दूसरे के विचारों को या राइटिंग्स को अपने में लिखना, दूसरे की लाइंस को अपने में लिखना इंग्लिश लिटरेचर में प्लेगरिज्म बोलते हैं। इसे हम हिंदी की अगर बात करते हैं तो इसे साहित्य चोरी कहते हैं। साहित्य चोरी यानी किसी दूसरे की लाइन को, दूसरे की चीज़ों को लिख चुरा करके अपने में यूज करना
प्लेगरिज्म कहलाता है, साहित्य चोरी कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट विल यू नेम द आर्ट ऑफ डिसिफरिंग एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट। तो कह रहा है कि जो प्राचीन इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको क्या करना, समझना, उसके गूढ़ रहस्य को समझना। तो क्या नाम आप देंगे, तो वो है पैलियोग्राफी। और पैलियोग्राफी का मतलब होता है कि प्राचीन शिलालेख का अध्ययन। क्या होता है पैलियोग्राफी? प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करना, क्या स्टडी करना पैलियोग्राफी कहलाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ न्यू वर्ड फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स इज नोन एज एनाग्राम। कह रहा है कि ए न्यू वर्ड फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर इज नोन एज एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है कि किसी लेटर्स को रीअरेंज करके नए शब्द बनाना एनाग्राम कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एनाग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ काइंड ऑफ रेपिटेशन इन विच द लास्ट वर्ड और सेंटेंस आर रिपीटेड इज नोन एज। कह रहा है कोई सेंटेंस हो और सेंटेंस का अंतिम शब्द हो या अंतिम सेंटेंस हो, ठीक है, उस सेंटेंस को दोबारा रिपीट करना एनाडिप्लोसिस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो मैं बोलूँ कि आवर डाउट इज आवर पैसन, यानी आवर डाउट इज आवर पैसन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा अंतिम वाला जो शब्द है आवर पैसन है, ठीक है। और इसी को अब दोबारा हम बात कर लेते हैं, यानी दोबारा हम बोल दें कि आवर पैसन इज आवर टास्क। तो ध्यान रखिएगा जो आवर पैसन उसका समाप्त हुआ था ना, उसी को हम रिपीट करके दूसरा सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन लिटरेचर एनाडिप्लोसिस, ठीक है। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।